सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र इसको पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस पाठ में किस तरह से भाषा संप्रेषण के साधन बताए गए हैं। और आपको पता होगा कि पुराने समय में चिट्ठियों द्वारा दूर दराज इलाकों में अपनी संदेश पहुंचाए जाते थे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना और समझना कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई। ठीक है, चिट्ठी का सफ़र हमारा पाठ्य पुस्तक जो हमारी है रिमझिम, उसका छठा पाठ है। ठीक है, छठा पाठ है। तो आगे देखते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वो बात अलग है कि आज इंटरनेट का ज़माना है, तो हो सकता है आपने पत्र ना लिखे हों, है ना। मैं चाहूँगा कि आप अपने किसी मित्र को एक पत्र लिखें। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे हैं। ये एक सोचने योग्य बात है कि आप पत्र भेजते हैं और वो सीधे जाके उसी व्यक्ति को कैसे मिल जाता है। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। मतलब मान लो कि आप यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बैठे हैं और आप मंदसौर भेजना चाहते हैं अपनी चिट्ठी, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है ना। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है ना। दूर संदेश पहुंचाना है तो भाई जरूरी नहीं है कि दूर संदेश आपका तुरंत पहुंच जाए, इसमें समय भी लग सकता है। आगे हम देखें, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं। अब बात आई, जैसे मैंने उदाहरण लिया कि आपको जो चिट्ठी है वो मंदसौर पहुंचानी थी, लेकिन मंदसौर में भी बहुत सारी जगह हैं, तो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, मतलब एकदम सटीक पता नहीं लिखोगे कि किस जिले के किस गांव में, है ना, किसको मिलनी चाहिए, है ना। गांव से पहले भी आते हैं पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस में वो जगह आती है जहां आप भेजना चाहते हो, तो वो सारा कुछ वहां पर पते में पूरा पता लिखना होता है। आगे बढ़े, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। हाँ, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि डाक संदेश पत्र आप जब भेज रहे हैं तो उस पर डाक टिकट उचित जो है रुपयों का, है ना, वैल्यू का, मूल्य का, उचित मूल्य के डाक टिकट लगे हों आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, क्यों लगाया जाए डाक टिकट, है ना। ये भी सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा उत्तर यह है कि डाक टिकट जो होता है वो डाक जो विभाग है उसके, भाई डाक एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो कुछ खर्च आएगा, है ना। तो उस खर्च को निकालने के लिए क्या है, वो डाक टिकट लगते हैं। डाक टिकट रुपयों से आपको खरीदने पड़ते हैं, पैसों से खरीदने पड़ते हैं, और उन रुपयों से जो विभाग है वो चिट्ठी को आपकी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरा ये कि पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। अब पूरे और ठीक पते से मतलब यह है कि जिस जगह जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हो उसका पूरा पता। जैसे अभी रायसेन में आप रहते हो, कहाँ पर, वार्ड नंबर 17 में, है ना, और पानी टंकी के पास। तो पूरा पता लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, एक तो अपना नाम लिखोगे कि मेरे यहाँ आना चाहिए, फिर ये लिखोगे कि वार्ड नंबर 17 में आना चाहिए, है ना, वार्ड नंबर 17 में आना चाहिए। हिंदी में लिख देता हूँ, वार्ड 17 में आना चाहिए। दूसरा,
कॉलोनी कौन सी है, तो हाउसिंग बोर्ड में आना चाहिए, है ना, हाउसिंग बोर्ड में आना चाहिए। साथ ही साथ ही साथ ही क्या है, कहाँ आना चाहिए, रायसेन जिले में आना चाहिए, रायसेन जिले में आना चाहिए पत्र, अगर हमें कोई भेजे, है ना। और रायसेन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये भी हमें बताना होगा, नहीं तो कोई और रायसेन नाम का जिला होगा वहां पहुंच जाए, है ना। ठीक, और मध्य प्रदेश, और ये अगर आप भारत से भारत में भेज रहे हैं तो इतना तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप अब्रॉड यानी कि विदेश से भेज रहे हैं तो यहाँ भारत भी लिखना होगा, है ना, कि भारत हम भेज रहे हैं, भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भेज रहे हैं। ठीक, और साथ ही पिन लिखना होगा, पिन यहाँ का 46 45 51, है ना। ये तो इस तरह से पूरा पता आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है एक नाम के कई सारे स्थान, है ना, इसलिए ये समस्या आती है कि एक नाम के कई सारे स्थान हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सही स्थान पर पहुंचे इसलिए पूरा पता लिखना होता है। अच्छा, फिर और सटीक वहीं तक का पता लिखना हो, मालूम हुआ आपने लिख दिया रायसेन पहुंचना, पूरे रायसेन में घूम रहा है डाकिया, और पूरे रायसेन में कहाँ तक घूम पाएगा, तो एकदम सटीक एड्रेस होगा तो सीधे वहीं आएगा जहां आपने लिखा हुआ है। फिर जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए व्यवस्थाएं सरकार ने किसकी की है, स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की है ना, स्पीड पोस्ट। और अभी अभी आपको पता होगा कि अब तो ईमेल हो गया है, व्हाट्सएप मैसेजिंग हो गई, तो तुरंत पहुंच ही जाता है संदेश, है ना, फोन कर लिया सीधे। पहले के समय में थोड़ी समस्या होती थी। अच्छा, फिर आगे हम देखें, स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो जब स्थान बदल जाता, मान लो कि आपने मुझे यहाँ पत्र लिखा, है ना, हाउसिंग बोर्ड के लिए पत्र लिखा, और मैं कहीं और जाकर रहने लग गया, तो अब मैं वहाँ रह नहीं रहा हूँ, पत्र वहाँ आया, तो फिर क्या होगा, पत्र वापस चला जाएगा। तो पत्र में प्रेषक का भी पता होता है, जो संदेश भेज रहा है उसका भी पता डालना होता है, जिससे वो वापस उसी व्यक्ति को मिल जाए, है ना, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। चलिए, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद आपके पास क्या हो, शायद आपके पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते। अच्छा, सभी तो ऐसा शौक रखते नहीं, डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक सभी कहाँ रखते हैं। कुछ एक लोग डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, उनके पास में से कई सारे प्रश्नों के जो है उत्तर होंगे। अच्छा, इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पत्तों को दी गई जगह में रखो। देखो, अब देखना है, यहाँ पर ये दिया गया है एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब ये तेज, है ना, एक्सप्रेस मतलब आपने ट्रेन में सुना होगा, कोई जो है गाड़ी कैसी होती है, सामान्य होती है, कोई एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस मतलब तेज चलेगी, है ना, और भी तेज है तो सुपर फास्ट होती है ना, सुपर फास्ट भी होती है। पता है, यहाँ पर आप देखिएगा जो पता लिखा गया हो, है ना, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, कैसा पता है, महात्मा गांधी मालूम हुआ जो है वर्धा में है ही नहीं, है ना, गुजरात में जहाँ उनका आश्रम है वहाँ है ही नहीं, कहीं और चले गए हैं, तो फिर ये पत्र लेके लोग कहाँ घूमते रहेंगे, है ना। तो
तो ये थोड़ा सही नहीं है, ये एकदम सही पता है। देखो यहाँ पर एकदम सही से पता दिया गया है। क्या दिया गया है? श्रीमान निदेशक महोदय। किसको दिया है? ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। किस जगह को दिया है? वो जगह कहाँ पर है? ये ऑफिस है वो कहाँ पर है? अरविंद मार्ग श्री, है ना, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली में है। और इसका पिन भी दिया गया है, मतलब नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन है ये भी दिया गया। तो ये काफ़ी जो है सही से लिखा गया है। ये पत्र अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। और ये कहाँ पहुंच पाएगा? ये पहुंच ही नहीं पाएगा। अब वो बात अलग है कि पोस्ट जो डाकिया है वो जानता हो कि गांधी जी यहाँ पर हैं, जाके दे दूँ, लेकिन ऐसा हर बार थोड़े हो सकता है। चलिए आगे देखें। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान को लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। बात समझ आया? सबसे छोटी भौगोलिक इकाई क्या होगी? देखो भौगोलिक इकाई की बात करें तो जहां पर हम रहते हैं वो होगी सबसे छोटी भौगोलिक इकाई। यानी कि हम रह रहे हैं अपने घर में रह रहे हैं तो घर का मकान नंबर हम लिख सकते हैं, वो होगा सबसे छोटी। फिर जिस कॉलोनी में रह रहे हैं या जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव का नाम हो जाएगा दूसरी सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई, उसको लिख लेंगे। फिर हम लिख लेंगे पोस्ट, किस पोस्ट ऑफिस के पास में है उस पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जनपद का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम प्रदेश का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रदेश के बाद अगर अब्रॉड भेजना है तो हम देश का नाम लिख सकते हैं। और साथ में पिन लिखना बहुत जरूरी है ना। डाक विभाग ने क्या कर रखा है कि अपने पूरे भारत में जो फैले हुए पोस्ट ऑफिस हैं उनको कोई ना कोई नंबर दे रखा है, उसी को हम पिन कहते हैं, जिससे एकदम सटीक जगह पर पत्र पहुंच पाए। अच्छा, छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, है ना, फिर गांव, फिर कस्बे, फिर शहर जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के, अब जैसे तालाब मोहल्ला है ना, ऐसा घर के बाद आप तालाब मोहल्ला डाल सकते हो क्योंकि वो मोहल्ला है और इससे आसानी होगी ढूंढने में आपका घर। ठीक है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है ना। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। देखिए पिन कोड की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में जो गांव के नाम है, जो शहरों के नाम है, कस्बों के नाम है, वो कई सारे मिल जाएंगे जिनके एक ही नाम है ना। तो भाई तब तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने सब कुछ डाल दिया और पिन कोड नहीं डाला तो वो हो सकता है समझ ले कि दूसरे वाले जो है गांव में पहुंचा। एक ही जिले में एक ही नाम के तीन तीन जो है गांव मिल जाते हैं तो समस्या हो जाती है वहां पर। तो पिन कोड डालने, क्योंकि पिन कोड एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें चेंजेस होते हैं। अच्छा, हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं, है ना। अब देखो पिन कोड की शुरुआत कब हुई है, ये याद रखने योग्य जो है बात है कि 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरुआत करी है पिन कोड की। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, 15 अगस्त 1972, है ना। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास
होता रहा है ना। क्योंकि पहले देखो गांधी जी के समय में पिन कोड होता ही नहीं था, तो पिन कोड डाले गए थे तो उन्होंने गांधी जी जहाँ है वहाँ लिख दिया, है ना। ये काफ़ी अच्छा, थोड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है। यहाँ पर दिया गया है पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पोस्टल का पी, इंडेक्स का आई और नंबर का, है ना, नंबर का एन। तो इस तरह से ये पिन है, पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। समझिए, उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए, मतलब अभी जो राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान है ना, परिषद, अभी पहले पत्र आपको दिखाया गया था, ये वाला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको एनसीईआरटी बोलते हैं, जिसकी बुक्स आप जो पढ़ रहे हैं वो बुक्स यही संस्था बनाती है। ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है 110016, है ना। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, एक एरिया है कि इन राज्यों को पहला अंक 1 दिया जाएगा। फिर अगले 2 अंक यानी कि 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड। ठीक है, तो जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके उपखंड किसको, उसके उपखंड दिल्ली, उप क्षेत्र दिल्ली को 10 अंक दिया गया है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। बात समझ आई? तो कोड से ही सारा पता चल गया। सबसे पहले 1 से ये पता चल गया कि ये दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर को जाना है। अब इतने सारे राज्यों में तो ढूंढा नहीं जा सकता है, इसलिए आगे का जो 10 है, इससे ये पता चल गया कि ये दिल्ली के मतलब उप क्षेत्र दिल्ली का, दिल्ली एनसीआर के दिल्ली क्षेत्र का कोड है। तो अब पोस्ट कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी। अब वहाँ पर भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं, लेकिन किस पोस्ट ऑफिस से ये पत्र बांटा जाए, इसके लिए अगले अंक है 016। तो 016 से पता चल जाएगा कि कहाँ पर बांटा जाना है। अब देखो, अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। तो मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ का पिन कोड जो है वो है 46 45 51, है ना। एक बार फिर से मैं लिख दूँ, 46 45 51। तो इसमें यह समझना कि जो ये पहला है, ये मध्य क्षेत्र का जो अंक है 4, है ना। इसमें शायद आसपास के, मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के जो राज्य हैं वो भी आते होंगे। फिर ये होगा स्पेशल किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। और फिर उसमें से जो ये 551 है, ये यहाँ रायसेन के लिए होगा, है ना। अच्छा, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। तो हो सकता है आपका घर रायसेन सिटी में ना हो के कहीं दूर हो, या हो सकता है आप किसी दूसरे प्रदेश से हो, तो फिर आपका क्या है, पिन नंबर बदला हुआ होगा। तो आप देखो और कंपेयर करो, दोनों की तुलना करो, देखो क्या क्या अंतर। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है ना। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी मिलती है। ठीक है, डाकघर में क्या होती है? पिन कोड डायरेक्टरी। डायरेक्टरी समझते हो? एक किताब होती है जिसमें सारे स्थान लिखे रहते हैं और उनके पिन कोड लिखे रहते हैं। मतलब जितने भी इनके पोस्ट ऑफिस हैं, है ना, जिस क्षेत्र के, तो उनके उन क्षेत्रों के जो है पिन कोड लिखे रहते हैं। लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। ठीक है, तुम्हारे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होता है पिन कोड, ये भी ध्यान रखना। तुम्हारे इलाके का पिन कोड जो होगा, मोहल्ले में जो लेटर, पोस्ट ऑफिस एक जगह हो गया, लेकिन लेटर बॉक्स बहुत जगह पर लगे रहते हैं। तो लेटर बॉक्स जो हैं उनमें जो है उन पर लिखा रहता है पिन कोड। प्रमुख शहरों, जगहों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं?
तो आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पिन कोड, मतलब यहाँ जिस जगह को आप विजिट करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पिन कोड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है और धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? अगर पता है तो पता करके लिखो। तो भाई आप पता करिए ज़रा, मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा कि इस विज्ञान को जो इकट्ठा करते हैं, है ना, चीज़ें, डाक से संबंधित चीज़ें इकट्ठा करते हैं, इसको क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा अगली कक्षा में। ठीक है, आप पता करके मुझे बताइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, है ना। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। ठीक है, जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो डाक पहुंचाने का काम करते रहे। हाँ, कबूतर से संदेश भेजा जाता था, दूसरा इंसान भी चिट्ठी लेके दूसरी जगह पर जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे, है ना। तो हरकारे होते थे पुराने समय में जो क्या करते थे, पैदल ही चिट्ठी पत्री जो है भेजते रहते थे, है ना। अच्छा, राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। रक्षा क्यों करनी होती थी? मान लो कोई गोपनीय संदेश है ना, गोपनीय संदेश है जो हमें एक राजा के ऊपर आक्रमण होने वाला है और वो किसी दूसरे राजा को मदद के लिए जो है संदेश भेज रहा है। अब क्या होगा, जो दुश्मन राजा होगा वो हो सकता है कि रास्ते में वो डाक छीन ले, है ना, पहुंचने ही ना दे, तो उस तक मदद ही ना आ पाए, है ना। तो अब रक्षा क्या करना होता था, उनको रक्षा भी डाक की करनी पड़ती थी। डाकू लुटेरे या जंगली जानवरों के चपेट में आने का डर भी बना रहता था, है ना, क्योंकि अब ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ जो है ये पीहड़ इलाका है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जंगली जानवर हैं, तो इतनी दूर जाने के लिए काफ़ी चीज़ें साथ में लेकर जाता होगा, है ना। जो घुड़सवार होते थे हरकारे, वो बहुत सारी चीज़ें ले, लंबा ट्रेवल करना है, लंबी यात्रा करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएगा, तो उसको लूटने का भी डर रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कई सारे क्षेत्र आज भी हैं जहां पर हरकारें ही पहुंचा पाते हैं। मान लो दुर्गम पहाड़ियों में कोई रह रहा है तो वहां डाक पहुंचाने के लिए भाई ना तो वहां ट्रेन जा सकती है, ना कोई बाइक जा सकती है, ना कोई जो है कार जा सकती है, तो फिर पैदल ही हरकारें लेकर उसे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म मतलब जंस्कार वैली, है ना, जंस्कार वैली है, जैसे कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। बात अब के ज़माने की हो रही है तो आपको पता ही है, बहुत सारे साधन हो गए हैं डाक पहुंचाने के। डाक बांटने में हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तेजी से डाक पहुंचानी है तो फिर मान लो आप तो भारत के उत्तरी हिस्से में रह रहे हैं, पंजाब हरियाणा में रह रहे हैं, और आपको कहाँ जाना है, आपको डाक पहुंचानी है उधर तमिलनाडु में, है ना, सबसे नीचे। तो फिर क्या होगा, डाक जाएगी हवाई यात्रा करके, है ना। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब ईमेल का ज़माना भी आ गया है। अभी ईमेल में फट लिखा, टाइप किया और पहुंच गया, है ना। जो भी पत्र आप लिखना चाहते हैं वो लिख के और सीधे इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेज दिया गया। कबूतरों की उड़ान को लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आनंददायक है। ये देख के काफ़ी जो है मज़ा आता है कि देखो कैसे पहले कबूतर से उड़ के चिट्ठियाँ ले जाते थे और अब हवाई जहाज़ से ये जा रहे हैं। और ये थोड़ा आश्चर्य भी होता होगा आपको कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है क्या, है। और
कैसे ये ले जाते होंगे, कहीं गुम नहीं जाते होंगे, है ना। मान लो चिट्ठी लेके वो कहीं उसको दिख गया अच्छा था कुछ खाने पीने का, वहीं जुटा रह गया और लेके ना गया, तो तो कबूतर की सारी प्रजातियां ऐसा काम नहीं करती थी चिट्ठी ले जाने का, लेकिन कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती, है ना। कुछ एक हैं गिरहबाज या हुमर प्रजाति, जिससे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है, ये भी एक सोचने की बात है। मान लो कबूतर को मैं भेज रहा हूँ, तो जानता कैसे है कि कहाँ जाना है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रवासी पक्षी होते हैं जो मीलों दूर सफर तय करते हैं गर्मी और ठंड के मौसम में, है ना। तो उसी तरह ये जैसे वो ढूंढ लेते हैं, उसी तरह ये भी ढूंढ लेते हैं, है ना। सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। कुछ विशेष झील हैं जहाँ विदेशों से पक्षी उड़कर आते हैं, हर साल वहीं आते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो काफ़ी इनको जो है डायरेक्शन का सेंस होता है, ठीक है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं और वहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, तो संदेश पहुँचाने के लिए हुमर कबूतर जो हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है अभी भी। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। क्यों, कबूतर खाएगा कितना, थोड़ा सा खाता है ना, और बढ़िया पहुँचा देता है। अब देखो, इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। समझिए कितना ज़्यादा। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी की स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश को पहुंचा दे। हाँ, ये बात तो ध्यान देने योग्य है कि मान लो कि बीच में बाज जो है वो हमला कर दे कबूतर को और मार दे, तो फिर संदेश पहुंच ही नहीं पाया आपका। तो इससे बचने के लिए 2 कबूतर भेज दिए। 2 कबूतर भेजे तो एक को मार दिया, तो एक तो उड़ता जाएगा और पहुंचा देगा। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली। अब नेशनल बुक ट्रस्ट को आपको पत्र लिखना है ना, तभी वो कहानी आपको हिंदी में मिल पाएगी, तो आप पढ़ पाओगे अच्छे से। तो बात समझ आई, ये हमने ये पूरा पाठ पूरा करवा दिया है। आप इसे अच्छे से दोबारा पढ़ें, समझें। अगले जो हमारा कक्षा होगी, अगली कक्षा होगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो कठिन शब्द यहाँ पर आए हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली जो प्रयोग की गई है, उसके अर्थ दोबारा से समझेंगे। खास तो मैंने बता ही दिए हैं, और साथ ही हम क्या करेंगे, हम इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको भी हम देखेंगे। तो मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए